उसी रास्ते पर आज बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक ने दावा यही किया और यही बात दोहराई कि हम कहते तो न जाने क्या हो जाता, उन जनाब को नोटिस मिला कि नहीं मिला। बात हो गई है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर कैसे वोटों को साधा जाए। क्या ये सही तरीका है आपकी नजर में? शुरुआत जिसने भी की, लेकिन बात तो धर्म पर आ ही गई ना चुनाव में। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। तब तक राकेश जी, मेरा आपसे सवाल है, आज 4 राज्यों में, जिनमें 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, जिसका सबको इंतजार है कि 29 अप्रैल तक ऐसा क्या होगा बाकी चरणों में। लेकिन वहां सबसे ज्यादा चर्चा जिस मामले पर करने से बीजेपी बच रही थी, आज बीजेपी ने भी उसी कार्ड की बात की, हिंदू मुस्लिम धर्म वोट। क्या ये जरूरी है? क्या बीजेपी और टीएमसी दोनों ये नहीं तय कर पा रही हैं कि हमारा असल में जो निशाना है एक दूसरे को टारगेट करने का, उसमें कुछ तो लक्ष्मण रेखा होगी ना? अगर ममता जो कर रही है वही बीजेपी करेगी क्या? सभी आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपने शुभांकर से पूछा कि आप धर्म आ गया, धर्म गया कब था? धर्म तो गया ही नहीं था भारत के राजनीति से, न बंगाल में गया था न पूरे देश में गया है। अगर धर्म चला गया होता तो उनको गोत्र बदलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बांग्लादेश में जा करके एक विशेष माता जी को पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म कहीं नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा। हाँ, तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसती हुई प्रतीत हो रही है और वो धर्म को ला रही है, ये कहा करके पहले वो ओवैसी को बोले कि ओवैसी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे, वो धर्म का डर था कि भाई हमने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है, 10 साल तक सिर्फ मुसलमान पोषक राजनीति किया है। उसका मूर्ति विसर्जन के टाइम में हमने इनके अजान के बहाना दे करके रोक दिया है कि वहां पर ईद मनाया जा रहा है। हमने तरह तरह के सारे यातनाएं परेशानी की, वहां पर राम राम जपने पर गिरफ्तारी हो जा रही है। आपके चैनल पर चला है, सभी चैनलों पर चला है, तो हिंदू उनसे बिदक गया है। उनको इस बात का मलाल और अफसोस है, इसी वजह से उसको काउंटर करने के लिए सार्वजनिक अपील करना पड़ा कि भाई मुसलमान को इकट्ठा हो जाना चाहिए। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बंगाल के मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है, ना ही चुनाव लड़ रही। अगर बंगाल के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ती तो वहां मुद्दा उठा कि देश में सबसे महंगा बिजली बंगाल में है। महंगा बिजली नहीं, अनाप शनाप बिलिंग बंगाल में है, जो मर्जी गोयनका को वही दे देगा और उस पर कोई सुनवाई नहीं है। इसका भाजपा ने कहीं कोई मुद्दा नहीं उठाया। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल सस्ता दुनिया में है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और सबसे महंगा भारत में है, ये कहीं ममता बनर्जी ने। लेकिन राकेश जी, एक चीज जो किसी के लिए भी नई नहीं है कि किसी भी चुनाव में, चाहे वो आम लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी की रणनीति में सबसे ऊपर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दा रहता है। अब ये तो जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टियां, उनको तय करना है कि इसी हवा में चलना है, साथ साथ इसी पर जवाब देना है कि अपने कामकाज को भी याद रखना है। देखिए, भाजपा के अच्छा राष्ट्रवाद कहने में कोई पैसा लगता है? मैं कहता हूँ मैं राष्ट्रवादी हूँ, भारत माता की जय, इसमें कोई पैसा लगा? लेकिन मैं कहूंगा कि मैं प्रियंका जी को रोजगार दे इस चैनल से निकाल करके बड़े चैनल में इससे भी महंगे तनख्वाह दे रहा हूँ, उसमें पैसा लगेगा। मैं बोलूंगा प्रियंका जी को पीएचडी करवा रहा हूँ, उसमें पैसा लगेगा। मैं प्रियंका जी के घर के पास में एक बहुत बढ़िया मल्टी फैसिलिटीज अस्पताल बनवा रहा हूँ, उसमें पैसा लगेगा। मैं प्रियंका जी के घर की सड़क को पक्का कर रहा हूँ, क्योंकि कच्ची सड़कों पर प्रियंका जी चलती है, उसमें पैसा लगेगा। मैं प्रियंका जी के यहाँ बिजली की 24 घंटा सुविधा उपलब्ध करा रहा हूँ, इसमें पैसा लगेगा। मैं प्रियंका जी तो अब यूनिवर्सिटी में पास कर गए होंगे, उनके परिवार के छोटे बच्चे या आने वाले पीढ़ी के लिए बढ़िया नर्सरी स्कूल खुलवा रहा हूँ, उसमें पैसा लगेगा। तो लोग पैसा लगने वाला का नारा क्यों देगा भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, जनता पार्टी और भी सवाल लेंगे आपसे। धनंजय गिरी जी, जवाब दीजिए इस पर। पहले आप कह रहे थे कि देखिए टीएमसी क्या कर रही है, पाकिस्तान बनाने की बात कर रही है, हिंदू करते हैं। कई राज्यों के चुनावों में ईवीएम पर हंगामा हुआ है, होटलों के बाहर या सड़कों पर ईवीएम जब मिलती हैं तो यही पूछा जाता है कि क्या ये ईवीएम वही ईवीएम है जिनसे लोग वोट डाल रहे हैं। लेकिन 2 बड़े मामले इस समय असम और पश्चिम बंगाल के हैं,
जिसके बाद से भले ही कार्रवाई हो रही है लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। राकेश सिंह परमार जी, ईवीएम पर किसके खाते में वोट जा रहा है, किसको वोट नहीं मिल रहा है, ये बहुत चर्चा हमने सुनी है, लेकिन क्यों ये सिलसिला नहीं थम रहा? एक चुनाव के दूसरे चुनाव में यही सिलसिला, असम में खबर आई, पश्चिम बंगाल में खबर आ रही है, अभी पश्चिम बंगाल में आधे से ज्यादा चुनाव बाकी है। कैसे ये गुंजाइश बच जाती है कि ईवीएम के साथ कोई सेक्टर ऑफिसर रिश्तेदार के घर जाकर ईवीएम लेकर सो रहा है? असम में बीजेपी नेता के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसमें ईवीएम जा रही है और लावारिश हालत में मिल रही है। कहां ये गुंजाइश बच जाती है? ईवीएम का यहाँ वहां मिलना सुरक्षा में लगे लोगों का फेलियर है, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हो या राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसियां हो। आपको पता है, आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में गए होंगे, जब मतदान के लिए ईवीएम चलता है स्ट्रांग रूम से और स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए वो सुरक्षा के घेरे में जाता है और वो लोग जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है जो उसको रिसीव करते हैं, उसके बाद वो सुरक्षा के साए में उन मतदान केंद्र तक जाते हैं, उसके बाद उसको वहां पहुंचाने तक की जिम्मेदारी उसी की होती है। इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था में, चाहे वो आसाम में भाजपा नेता की गाड़ी में मिला हो या तृणमूल के बंगाल में मिला हुआ हो, दोनों की राज्य सरकारें की सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वहां पर केंद्रीय, मैं राज्य की अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, सुरक्षा में लगे लोग, केंद्रीय सुरक्षा बल भी वहां तैनात है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जहां आसाम वाले लोग थे तो क्या वहां उसका प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बल की जिम्मे थी या राज्य सरकार की पुलिस उसकी देखरेख कर रही थी? और ईवीएम खराब हो गया, गाड़ी खराब हुआ और एक गाड़ी में लिफ्ट ले लिया, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल वाले जो घटना है, ये भी देखना होगा कि क्या वो केंद्रीय सुरक्षा बल के नेतृत्व में देखरेख में जा रहा था और ईवीएम एक उम्मीदवार के पास पाया गया, या राज्य सरकार की पुलिस के सुरक्षा में जा रहा था और एक उम्मीदवार के घर में पाया गया। लेकिन दोनों स्थितियों में चुनाव पर संदेह उत्पन्न होता है ईवीएम की रखरखाव पर, ईवीएम की सुरक्षा पर। ईवीएम व्यवस्था बिल्कुल फुल प्रूफ है, मैं उसको एकदम 100 में 100 नंबर देता हूँ। ईवीएम में कहीं कोई हैकिंग नहीं है, किसी को साबित करने के लिए जब बुलाया जाता है तो कोई राकेश जी, अभी तो मामला उससे भी बड़ा है, ईवीएम कहीं मिलने पर तो मामला उससे भी गंभीर है। लेकिन एक और तस्वीर हमने दिखाई थी, टीएमसी की उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर हमले के आरोप लगे हैं कि बीजेपी के समर्थक थे जो दौड़ाकर उन्हें पीटने की कोशिश कर रहे थे, हमलावर हो रहे थे। ये चुनाव कराने का तरीका है या ये किसी भी पार्टी के लिए कितना खतरनाक है? चाहे ये बीजेपी पर एलिगेशन है, चाहे टीएमसी पर, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, जगह जगह पर जो भी हो रहा है, बमबारी हो रही है, सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि गोली चल रही है तो दूसरे ग्रुप ने चलाई है, लाठी डंडे उठाए हैं तो सामने वाले ने उठाए हैं। अगर दोनों इस तरह की राजनीति करेंगे और ऐसी घटनाएं होंगी तो चुनाव में कैसे लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जिनसे कहा जा रहा है कि डरिए मत, कैसे नहीं डरेंगे? घर से बाहर निकलेंगे कैसे लोग मतदान के लिए? एक संशोधन है इसमें, ये जो उम्मीदवार की आप तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये कल तक भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और भाजपा से टिकट उम्मीदवार बैठी थी। टिकट नहीं मिलने पर टिकट के दिन उन्होंने तृणमूल ज्वाइन किया। अगर इन पर भाजपा ने हमला किया होगा तो इन्हीं के लोग हैं, कल तक इनके साथ थे। मैं भाजपा तृणमूल कांग्रेस के हमले की बात नहीं कर रहा हूँ, हमला दोनों ने किया है, हमले में कोई पीछे नहीं, ना तो भाजपा ही हमला में पीछे, ना ही तृणमूल के लोग हमला में पीछे हैं। बंगाल का रक्त चरित्र आज नहीं है, ये नहीं है कि ये ममता और मोदी के बाद हुआ है। बंगाल के राजनीति जब से सिद्धार्थ शंकर रे के जमाने से देखिए, ज्योति बसु का आना और बंगाल में मारपीट, बल प्रयोग करके चुनाव को जीत लेना, ये वहीं से शुरुआत हुआ है और किसी चीज को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता। अब की बार शुक्र है, देखिए हुआ है घटना, लेकिन इस चुनाव में, अब तक के चुनाव में हिंसाएं कम हुई है, बनस्पत पिछला है। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर ठीक है। शुभांकर भट्टाचार्य जी, एक सवाल ये भी है कि दोनों ही राजनीतिक दल जो लाठी डंडे, मारपीट की घटनाएं और पोस्टर फाड़ने की खबरें हैं, टीएमसी के ऑफिस में घुसकर, बिल्कुल हम नहीं बोले थे। मैंने आपसे क्या बात बोली, आज एक दुर्भाग्य है, देश की जनता के ऊपर एक अंधभक्ति का ओरा भाजपा ने सेट कर दिया है। और भाजपा का जो जादू टोना है ये कि जो चाहे वो लोगों को अपनी बात बताए और अपने फेवर में कर ले, ये राष्ट्रवाद का है। और इस जादू टोना है ये लोग सिर्फ एक मजहब को केंद्रित करके दूसरे मजहब को डरा रहे हैं।
राकेश जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, खबर है हमारे पास, अपडेट है, उससे पहले राकेश जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। चीनी के रेट और कांग्रेस की स्थिति समझ नहीं आ रही है, सवाल करते हैं पश्चिम बंगाल पर, वो जाते हैं फ्रांस की एक रिपोर्ट पर, सवाल करते हैं राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रवाद पर, तो ये चले जाते हैं ममता बनर्जी की गली। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर सवाल पूछो तो राफेल याद आ जाता है। असल में पश्चिम बंगाल में इनकी स्थिति साफ से सुंदर की है, क्योंकि केरल में वो कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में साथ में लड़ रहे हैं। वो बोले तो कहा बोले, बोलने के लायक नहीं रह गए। तृणमूल कांग्रेस का अब तक आपने इनको विरोध करने का एक बार भी तृणमूल के विरोध में मनमोहन शर्मा साहब नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उनको ये आशंका है, उम्मीद है कि शायद हंग पार्लियामेंट अगर होता है, मेरे जो 10-20-50 जो एमएलए जीत जाते हैं उनमें ममता के साथ हो जाएंगे, क्योंकि तृणमूल और कांग्रेस दोनों में कांग्रेस है। और अगर ऐसा नहीं होते हैं 10 दिन वेट करना पड़ता, कहीं पार्टी टूट के भाजपा में न मिल जाए, इसलिए तृणमूल के विरुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और आपने 4 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां के चुनाव पर भी और खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर